पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग को ली फैन के साथ फाइटिंग करते हुए ग्राइंडिंग में एक और नई टेक्निक क्लोन शैडो स्लैश मिल जाती है और उसकी मदद से वो स्टार साइन एकेडमी के एक स्टूडेंट को हरा देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग का प्रिंसिपल आकर स्टार साइन एकेडमी के टीचरों से कह रहा होता है, अगर तुम 4 स्कूल स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमी में नहीं लेना चाहते हो तो तुम वैसे ही मना कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बच्चों को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें डायरेक्टली भी मना कर सकते हो। तो स्टार साइन एकेडमी का एक टीचर कहने लगता है, हे तुम ऐसे ही कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हमारी स्कूल की रेपुटेशन हमारे लिए कितने ज्यादा मायने रखती है। और पास में खड़ा हुआ टीचर कहने लगता है, ये तो सिर्फ बच्चों के लिए ही है जो कि वीक है और हर साल वीक होते ही जा रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर इतने ज्यादा रिसोर्सेज को खर्च करना बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी एकेडमी में जो भी इन रिसोर्सेज का यूज करे वो कम से कम इनके लिए वर्दी तो हो। तो प्रिंसिपल उनसे कहने लगता है, अगर यहाँ फाइट में कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा तो मुझे इस बेस को छोड़कर जाना ही होगा। और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार साइन एकेडमी का एक और स्टूडेंट बाई तियान के ऊपर अपना पैर रखकर कह रहा होता है, जल्दी से अपनी मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाओ। तो बाई भी उससे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे लिए बैट नहीं बनूंगा। और हम देखते हैं कि बाई के दोनों दोस्त भी वहीं पर नीचे जमीन पर गिरे हुए पड़े होते हैं। तो वो स्टूडेंट बाई से कहने लगता है, ठीक है फिर अगर तुम मेरा बेट नहीं बनना चाहते हो तो पहले मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर मैं देखूंगा कि ये जो 2 लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं क्या वो भी बेट नहीं बनेंगे। तभी उस स्टूडेंट को पीछे से कुछ महसूस होता है और वो कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट है। और फिर वो वहां से उछलकर निकलते हुए कहने लगता है, यहाँ पर कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है। और एक पेड़ की डाल पर बैठते हुए कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड के साथ आ रहा है और वो इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए अपनी रैंक 2 इंस्टीट्यूट स्टेप्स का यूज कर रहा है। क्या इन थोड़े से लोगों के बीच में कोई ऐसा भी है जो अभी मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है? और अगर वो बन चुका है तो फिर वो इस एंट्रेंस एग्जाम में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उसका एडमिशन तो सीधे ही स्टार साइन एकेडमी में हो सकता है। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छिपकर सोच रहा होता है, वैसे तो मेरे पास अभी रैंक 3 की फोर्जिंग टेक्निक, गोड ट्राइन टेक्निक और रैंक 3 की मार्शल टेक्निक क्लोन शैडो स्लैश और उसके साथ पॉइंट स्टार स्वाड टेक्निक भी है। और अगर इन स्टार साइन एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखा जाए तो ये नोविस मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं जो कि सिर्फ रैंक 2 के मार्शल टेक्निक्स को ही मास्टर कर सकते हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो मेरी लड़ाई सिर्फ एक ही आदमी के साथ हुई तो मेरे पास जीतने का बहुत बड़ा चांस है। और जब फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक होता है, लेकिन वो अपनी इंस्टीट्यूट स्टेप की मदद से तुरंत ही वहां से निकल जाता है और उस अटैक को डोज कर लेता है। तो उसे देखते हुए स्टार साइन एकेडमी का स्टूडेंट कहने लगता है, इंस्टीट्यूट स्टेप, तुम्हें ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस टेक्निक को मैंने भी सीखा है। और वो ये बोलते हुए अपनी रैंक 2 मार्शल टेक्निक सैटरिंग विंड फिस्ट का यूज फैंग के ऊपर कर देता है और फैंग वहीं पर खड़ा हुआ होता है। फिर फैंग अपने हाथ में जल्दी से रैंक 1 स्वाड स्लैश टेक्निक को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में स्वाड फॉर्म होने लगती है और वो अपनी स्वाड से उस स्टूडेंट के अटैक को आराम से रोक लेता है। पर उस अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि फैंग को भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो पीछे हटने लगता है। और फैंग को ऐसे पीछे हटते हुए देखकर वो स्टूडेंट कहने लगता है, तो तुम सिर्फ एक ट्रैश कावर्ड हो जो कि सिर्फ अपना टाइम बचकर भाग निकलने वाली टेक्निक्स पर ही खर्च करते हो और तुमने सिर्फ ऐसी ही टेक्निक सीखी है जिनकी मदद से तुम बचकर निकल पाओ और तुमने तो अभी तक किसी भी अपनी ए रैंक टेक्निक को मास्टर नहीं किया है। इसीलिए दाजुन चलो साथ में मिलकर काम करते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग के ऊपर कोई रैंक 2 मार्शल टेक्निक शैडोलेस किक का यूज करता है। तो फैंग वहीं पर खड़े होकर कहने लगता है, बस इसीलिए कि मैंने थोड़ा वीक एक्ट किया तो तुम मेरे ऊपर इतनी ज्यादा वीक टेक्निक शैडोलेस किक का यूज कर रहे हो। और ये कहते हुए फैंग तुरंत वहां से उछलकर उस अटैक को डोज कर लेता है और फिर कहने लगता है, मुझे पता है कि यहाँ पर एक तीसरा बंदा और है जो कि छिपकर मौके का इंतजार कर रहा है ताकि उसे जब मौका मिले तो वो मुझे एक ही झटके में खत्म कर दे, लेकिन मैं इस लड़के को बेट की तरह यूज करूंगा और उसको बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो फैंग की इतनी ज्यादा स्पीड देखकर वो स्टूडेंट कहने लगता है, चैन किंग ये बच्चा बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए इसको जल्दी से खत्म कर दो ताकि हमें दूसरे स्टूडेंट्स को संभालने का मौका मिल पाए।
तभी फैंग देखता है कि उसके पीछे उसे बहुत ही ज्यादा ओरा महसूस होने लगता है और वो कहने लगता है वो तीसरे बंदे का ओरा मुझे अपने पीछे महसूस हो रहा है। पर फैंग कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है क्या इतनी ज्यादा पावर। और हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड स्लैश फैंग की ओर आ रहा होता है और वो स्लैश इतना ज्यादा तेज होता है कि उसके बीच में आने वाला कोई भी पेड़ खड़ा नहीं रह पाता और कट कर नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। पर फैंग जल्दी से नीचे झुककर उस अटैक को भी डोज कर लेता है और वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, इसलिए वो स्टूडेंट्स फैंग को नहीं देख पाते और वो कहने लगते हैं ये तो पक्का ही मारा जा चुका होगा। और वो अपने साथी को कहते हैं क्या तुम क्रेजी हो गए हो, तुम्हारी इस अटैक की वजह से हम सभी यहाँ मरने वाले थे, तुम्हें इस अटैक को देख के करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जंगल से उनका साथी स्वॉर्ड को लेकर आगे आ रहा होता है और वो कहने लगता है तुम सारे के सारे भी इन लोगों से अलग नहीं हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और इस एकेडमी के अंदर कमजोरों की कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम्हें खत्म कर देना ही सही होगा। इधर हम फैंग को देखते हैं जो अपने मिरर स्पेस के अंदर जल्दी से सुन एक्सायु को प्रोजेक्ट कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट है जिसके पास रैंक 2 मार्शल टेक्निक्स फ्लाइंग क्लाउड पाम स्ट्राइक है और उसके पास और भी बहुत सारी ड्रॉप्स होती हैं, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है सच में ये स्टार साइन एकेडमी कितनी ज्यादा सेमलेस हो गई है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ भेजा है, आखिरकार मैं अब इसको कैसे डिफीट करूंगा। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस आदमी की फ्लोटर फुटवर्क है जो कि तुम्हारी इंस्टीट्यूट स्टेप टेक्निक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है और अगर अब तुम चाहो तो तुम यहाँ से भागकर भी नहीं बच सकते क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और हम देखते हैं कि वो तीनों स्टूडेंट मिलकर फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फैंग कहने लगता है अगर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता तो मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, तो फिर मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं इनका सामना करूं। और ये कहते हुए फैंग जल्दी से अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक क्लोन शैडो स्लैश को एक्टिव कर देता है जिसकी वजह से फैंग के अंदर से बहुत सारे क्लोन शैडो बाहर निकलने लगते हैं और वो शैडो क्लैन स्लैश अटैक सीधे उन स्टूडेंट्स के आर पार होने लगते हैं। पर उनमें से जो सुन एक्साई होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को आराम से रोक लेता है और कहने लगता है तो तुमने भी ट्रू पावर अपने अंदर छिपा रखी है, अब तो इस फाइट में और ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर वो अपनी किसी टेक्निक को यूज करने लगता है जिसकी वजह से वो हवा में थोड़ा सा उड़ने लगता है। फिर वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए फैंग के बिल्कुल पास आ जाता है और कहने लगता है तुम्हारा एग्जाम यहीं पर खत्म होता है और अपनी स्वॉर्ड फैंग की गर्दन पर रख देता है। लेकिन तभी फैंग कहने लगता है ओह तो अब मैं इस अटैक को डोज नहीं कर सकता, तो ठीक है फिर। और वो अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करके उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही रोक लेता है। पर सुन का अटैक इतना ज्यादा फोर्सफुल होता है कि उसकी वजह से फैंग को पीछे हटना पड़ता है और वो उड़ता हुआ पीछे जाकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है, जिसे देखकर सुन कहने लगता है ओ तो तुम्हारे पास ट्राइंडोरा प्रोटेक्शन भी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि ये अभी तक अपनी मार्शल आर्टिस्ट स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो, अब तो तुम्हारे साथ फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर वो अपने हाथ से थंडर निकालने लगता है और हम देखते हैं कि वो थंडर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे आसमान में उसकी हाथ की बिजलियां ही चमक रही होती हैं। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुन अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक सैटरिंग अर्थ क्लो का यूज कर जमीन पर उस थंडर को गिराता है, जिसकी वजह से वहां की जमीन शैटर होने लगती है और अलग अलग हिस्सों में बंटने लगती है, जिसकी वजह से सुन के अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलकर फैंग की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन फैंग अपनी ट्राइंड ओरा प्रोटेक्शन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और फिर वो कहने लगता है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि फैंग की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। पर सुन रुकने का नाम नहीं लेता और ना ही फैंग को संभलने देने का समय देता है और वो जल्दी से अपनी अगली टेक्निक को यूज करते हुए फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर फैंग भी जल्दी से अपनी इंस्टीट्यूट स्टेप का यूज करते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है और साइड में हट जाता है, लेकिन उसका अटैक सीधे जाकर एक पेड़ से लगता है और हम देखते हैं कि उस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो सुन उस कटे हुए पेड़ के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और अपनी पावर को फ्लैक्स करने लगता है। पर इधर हम देखते हैं कि फैंग उन कटे हुए टुकड़ों के बीच से ही अपने सैटरिंग पंच का यूज करते हुए वापस से सुन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सुन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने एक स्वॉर्ड स्लैश की मदद से फैंग के अटैक को आराम से रोक लेता है और कहने लगता है तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक हो, सच में बहुत ही ज्यादा, और अब तो तुम्हारा ट्राइंड और प्रोटेक्शन भी कमजोर से कमजोर होता जा रहा है।
इसका मतलब ये है कि तुम अपनी मौत के बहुत ही ज्यादा नजदीक आते जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग वापस से अपनी शैडो क्लोन स्लैश का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से वापस से एक शैडो क्लोन निकलकर बाहर आ जाता है। और इधर सुन भी अपनी रैंक 3 मार्शल टेक्निक गोल्डन पाम स्ट्राइक का यूज फैंग के ऊपर कर देता है। तो फैंग देखता है कि उसकी गोल्डन पाम स्ट्राइक जस्ट उसको हिट करने ही वाली होती है, और ये देखकर सुन भी कहने लगता है ये अटैक तुम्हें पक्का ही खत्म कर देगा। लेकिन तभी सुन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि फैंग ने उसके पाम स्ट्राइक को अपने हाथों से रोक लिया होता है, जिसे देखकर सुन कहने लगता है तो तुमने अपनी ट्रायड एनर्जी को अपने हाथ में डालकर मेरी फिस्ट को पकड़ लिया है। सच में तुम बहुत ही ज्यादा बुरे बास्टर्ड हो, मैं तुम्हें देख लूंगा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो फैंग भी उसकी ऐसी बात सुनकर कहने लगता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उतने भी स्ट्रोंग नहीं हो जितना कि मुझे लग रहा था। और वो सुन के पीछे से अपने शैडो क्लोन स्लैश का यूज कर देता है, जिसकी वजह से सुन एक ही झटके में वहीं पर खत्म हो जाता है। और फैंग हंसते हुए कहने लगता है तुमसे लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आया, वैसे तुम्हारे पास मार्शल टेक्निक्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें यूज करने का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है। और फिर फैंग अपनी स्वाड को उठाते हुए आगे निकलने लगता है, तभी उसको पीछे से आवाज आती है फैंग यून। और फैंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर बाइटियान और उसके साथी खड़े हुए होते हैं, जो कि उसे कहने लगते हैं सच में तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने इस बास्टर्ड को आखिरकार हरा ही दिया। तो बाइटियान के साथी भी कहने लगते हैं इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंटरमीडिएट रैंक मार्शल आर्टिस्ट है। तो फैंग भी उनकी बात सुनकर सुन का कवच उतारते हुए कहने लगता है अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब ये कोई टेस्ट नहीं है, अब तो सिर्फ ये एक जिंदगी और मौत की बैटल बन चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग उस सुन के आर्मर को पहनकर अपनी स्वाड को लेकर कहने लगता है ठीक है अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारा सामना किसके साथ होने वाला है। और अब जब मुझे पता चल गया है कि ये बैटल कितनी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, तो जो भी हमारा रास्ता रोकेगा वो मारा जाएगा। इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें स्टार साइन अकेडमी का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों टीचर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और उनमें से एक कहने लगता है अभी तक वहां से कोई वापस क्यों नहीं आया है, वैसे भी हमने अपनी अकेडमी के सबसे ज्यादा वीक लोगों को भेजा है। तो दूसरा कहने लगता है और अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो हमने वहां पर सुन एक्सआईओ को भी भेजा हुआ है, ताकि वो वहां पर सभी मैटर्स को संभाल पाए। पर तभी उन्हें जंगल से बहुत ज्यादा तेज आवाज आने लगती है बचाओ मुझे बचाओ। और जब वो देखते हैं कि ये आवाज सुनकर सारे टीचर अलर्ट हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं लगता है कि 4 स्कूल मेंबर्स में से कोई यहाँ तक पहुंच चुका है, और वो सच में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, सच में बहुत ही ज्यादा लकी किड है वो। पर जब वो देखते हैं कि जंगल से कौन आ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि आने वाला स्टूडेंट कहने लगता है टीचर मुझे बचा लो प्लीज। और वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि सुन एक्सआई होता है, जिसे देखकर टीचर कहने लगते हैं नो वे, आखिरकार तुम्हें इस स्टेट में किसने पहुंचाया, क्या तुम्हें किसी ने पीटा है। और दूसरा टीचर कहने लगता है इडियट, क्या तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में चले गए थे फाइट करने के लिए, इसीलिए तुम वहां पर इतनी ज्यादा पिट कर आए हो। तो सुन कहने लगता है नहीं नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही बंदा था जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो टीचर कहने लगता है क्या वो हाईलैंड एकेडमी का प्रिंसिपल था, सच में वो बहुत ही ज्यादा बास्टर्ड है, इसलिए उसने यहाँ के रूल्स को तोड़ने की हिम्मत की है। आखिरकार वो वहां पर कर क्या रहा है, और उसे ली फैन क्यों नहीं रोक रहा है। पर तभी डरते हुए और कांपते हुए सुन कहने लगता है नहीं नहीं, वो तो एक डेविल है टीचर, वो कोई और नहीं बल्कि एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो सुन की ऐसी बात सुनकर टीचर भी कहने लगता है डेविल, आखिरकार तुम्हारे साथ फॉरेस्ट में हुआ क्या था, मुझे सारी की सारी बात बताओ। सुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक शैडो क्लोन स्लैश सुन को लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखकर सारे टीचर कहने लगते हैं क्या इसे किसने मार दिया। और वो देखते हैं कि सामने से एक स्टूडेंट का ग्रुप उनकी ओर बढ़ रहा होता है, और उनमें से जो सबसे आगे चल रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो फैंग होता है। और वो आगे बढ़ते हुए टीचर से कहने लगता है इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो उसकी ऐसी बात सुनकर टीचर गुस्से से कहने लगता है तुम आखिरकार तुम ये क्या करना चाहते हो, और क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। तुमने हमारे एक स्टार साइन एकेडमी के स्टूडेंट को मारने की कोशिश की है, और वो भी हमारे सामने। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है मैंने ऐसे किसी रूल के बारे में नहीं सुना कि एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी को भी हम नहीं मार सकते, और वैसे भी इन्होंने हमें पहले मारने की कोशिश की थी, इसीलिए इन्हें मारने में कोई बुराई नहीं है। तो फैंग की ऐसी बात सुनकर एक खतरनाक टीचर उससे कहने लगता है तो तुम बच्चे, तुम हमारी स्टार साइन एकेडमी की डिग्निटी को चैलेंज करना चाहते हो, तुम्हें तो पनिश करना ही होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है।
अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचर्स और फैंग आमने सामने खड़े होते हैं और उनके बीच में सुन वहीं पर जमीन पर गिरा हुआ होता है। तभी वहां पर एक रैंक 3 का फ्रैक्वेस बीस्ट आ जाता है और उसके ऊपर से प्रिंसिपल और ली फैन नीचे जमीन पर कूदने लगते हैं, जो कि कूदते हुए बड़े ही कूल लग रहे होते हैं। तो ली फैन जमीन पर उतरते हुए कहने लगता है रुको, और वो सुन के पास जाकर उसके नाक के पास अपनी उंगली रखता है और कहने लगता है यह अभी भी सांस ले रहा है और इसे अभी अगर एकेडमी के ट्रीटमेंट हाउस पर ले जाया गया है तो ये जिंदा बच सकता है। तो वो टीचर ली फैन से कहने लगता है टीचर ली तुम सही समय पर आए हो, इस बच्चे ने यहाँ पर एक स्टार साइन एकेडमी के स्टूडेंट को मारने की कोशिश की है और वो भी हमारे टीचर्स की मौजूदगी में। ये सुनकर ली फैन फैंग की ओर देखने लगता है और कहने लगता है इसकी इंजरी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी के साथ इसने 39 स्टार साइन एकेडमी के मेंबर्स को भी हराया है। और वो फैंग से पूछने लगता है क्या वो तुम ही हो जिसने इन 40 लोगों को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि टीचर ली की बात सुनकर फैंग मुस्कुरा रहा होता है और इधर प्रिंसिपल भी ली से कहने लगता है टीचर ली ये सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, तो और मुझे नहीं लगता कि इसने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से इसको पनिश किया जाए। तो ली कहने लगता है जितने भी 4 स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में इंजर्ड हुए हैं और एकेडमी के अंदर आने में सफल हो गए हैं, मैं उन्हें यहाँ पर स्टार साइन एकेडमी में एक्सेप्ट करता हूँ। और वैसे भी हमारी स्कूल में किसी भी कॉवर्ड और ट्रैश को लेना हमारी रिसोर्सेज को खराब करना है, इसीलिए जो भी यहाँ पर जिंदा बच गए हैं उन्हें सीधे ही एक्सेप्ट किया जाता है। और एक इविल लुक के साथ कहने लगता है इस मैटर को यहीं पर खत्म किया जाता है। तो ये सुनकर वो टीचर कहने लगता है लेकिन अभी तक, पर उस टीचर की बात को ली बीच में काटते हुए कहने लगता है एंट्रेंस एग्जाम अब यहीं पर खत्म हुए और जिन भी स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पहुंच चुका है उसे सीधे ही पास किया जा रहा है और वो सीधे ही स्टार साइन एकेडमी में एनरोल्ड हो सकते हैं। और फिर हमें स्टार साइन एकेडमी के अंदर घरों को दिखाया जाता है जिसे देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और वो कहने लगता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस है और यहाँ पर हर स्टूडेंट को अपना खुद का घर और कोर्टयार्ड दिया गया है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव घर है और ये तो हमारे वेलफेयर हाउस से भी 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। तभी फैंग को घर के अंदर से एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड सुनाई देती है जो कह रही होती है स्टूडेंट फैंग तुम्हें एक मेल आई है। और जब फैंग अंदर जाता है तो वो देखता है कि अंदर डेस्क पर एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है, जिसे देखकर फैंग कहने लगता है तो यहाँ पर कंप्यूटर भी है और ये चीज एरे ड्राइव को यूज करती है, इसीलिए इसको एरे कंप्यूटर कहना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है, इसे तो मैं सीधे ही मेटा कंप्यूटर कहूंगा क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी ज्यादा है जो कि किसी आम कंप्यूटर की नहीं हो सकती। और फिर वो अपनी मेल को पढ़ने लगता है और कहने लगता है इस मेल के अंदर तो सब कुछ स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया गया है। और जब वो उस मेल को खोलकर देखता है तो कहने लगता है ये बाकी की स्कूल से बहुत ही ज्यादा अलग है, स्टार साइन एकेडमी में कोई भी क्लास को स्प्लिट नहीं किया गया है और यहाँ के हर स्टूडेंट को खुद ही कल्टीवेट करना पड़ता है और जब भी उन्हें कोई लेसन लेना होता है तो उस लेसन के लिए उन्हें पैसे देने होते हैं। हाई रैंक मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए भी उन्हें कीमत चुकानी होती है और इस स्कूल में यूज आने वाले पैसों को यहाँ स्कूल पॉइंट्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर मिशंस को पूरा करके या फिर रिकॉर्ड्स को तोड़कर इकट्ठे किए जा सकते हैं। पर मुझे यहाँ पर किसी भी मार्शल टेक्निक या स्किल्स को खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एंडलेस प्रोजेक्शन है और मैं अपने प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट कर वहां से स्किल्स को गैदर कर सकता हूँ। पर यहाँ अकेडमी के सेंटर में एक सेंट टावर भी है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी एरे गैदरिंग होती है, जिसकी मदद से वहां पर कल्टीवेट करने वाले कल्टीवेटर की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और इस टावर में 9 फ्लोर है, इसलिए तुम जितने ज्यादा हाई लेवल के फ्लोर पर कल्टीवेशन करोगे तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में 40 स्टूडेंट्स को हराया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 400 पॉइंट मिले हैं और मैं इन 400 पॉइंट से सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में 4 घंटे ही कल्टीवेशन कर सकता हूँ और अगर मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना है तो मुझे 500 स्कूल पॉइंट पर घंटे देने होंगे और ऐसे ही थर्ड फ्लोर के लिए 1000 स्कूल पॉइंट और 9th फ्लोर के लिए 30,000 स्कूल पॉइंट्स एक घंटे के लिए देने होते हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर अगर मैं अपना खुद का एक स्पिरिचुअल गैदरिंग एरे बना लूं तो सच में ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 4 ही ग्रेट प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट है जो कि नेचुरल बोर्न है और उनमें से मेन अर्थ एंड फायर एलिमेंट एल्केमिस्ट और नेचुरल बोर्न फ्लेम एंड गोल्ड और दायरे मास्टर जिसके पास खुद का रेयर नेचुरल बोर्न स्पिरिचुअल सोल टैलेंट है। अगर मैं उसको अपने
मिरर स्पेस में प्रोजेक्ट कर पाए तो मैं उसकी मदद से उसके पास से सोल टैलेंट ले सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं खुद का एक गैदरिंग एनर्जी एरे बना सकता हूँ। और एग्जाम के दौरान मैंने डिस्कवर किया कि मेरी एंडलेस फाइट मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंटिन्यूअसली यूज करने की आज्ञा देती है, जिसकी मदद से मेरी पावर लगातार बढ़ती जाती है और मैं अपनी एनर्जी गैदरिंग को और तेजी से कर सकता हूँ। और अगर मैं इसी स्पीड से काम करता रहा तो मैं जल्दी ही एक मार्शल आर्टिस्ट भी बन जाऊंगा। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग की बातें चल रही होती है और उनमें से एक स्टूडेंट कह रहा होता है, क्या तुमने सुना है कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही क्रेजी लड़का आया हुआ है जिसने 40 मेंबर्स को अकेले ही हरा दिया है। तो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, वो उन 40 लोगों को इसलिए हरा पाया क्योंकि वो लोग हमारी एकेडमी के सबसे ज्यादा वीक लोग थे, और अगर हमारा कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बंदा वहां पर जाता तो वो उस बंदे को आराम से हरा सकता था। क्योंकि जैसा मैंने सुना है बाहर आउटर सिटी के लोगों की कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा वीक है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ और ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, इसीलिए वहां से कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो उस लड़के को दूसरा लड़का कहने लगता है, पर उस बंदे ने तो सुन एक्सायो को भी हरा दिया था। तो वो बोलता है, सुन एक्सायो भी एक कचरे के समान है, हमारे एकेडमी में और भी बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो उसे आराम से हरा सकते हैं, इसीलिए ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि उस लड़के ने 40 ट्रैश लोगों को हरा दिया। और फिर हम देखते हैं कि स्टार साइन एकेडमी के 3 स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें उस बंदे को ढूंढना चाहिए और उसे एक लेसन सिखाना चाहिए, और हम उसे ढूंढ कर इतना ज्यादा पीटेंगे कि वो अपने आप ही इस स्कूल को छोड़ देगा, ताकि हमारे स्कूल के रिसोर्सेज ऐसे डम आदमियों पर खर्च न किए जाएं। पर इधर हम देखते हैं कि फैंग अपनी पावर्स को यूज करने में लगा हुआ होता है और वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी नसों के अंदर से क्यूआई एनर्जी दौड़ रही होती है, जिसे देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है, यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई है। और ये कहते हुए फैंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्यूआई एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि दूर दूर तक के स्टूडेंट्स को इसकी मौजूदगी महसूस हो रही होती है। तो वो कहने लगते हैं, आखिरकार वहां पर कौन कल्टीवेशन कर रहा है जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ये कम से कम एडवांस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट तो हो गई। और इधर फैंग अपनी प्रैक्टिस करते हुए कह रहा होता है, अगर मैं ऐसे ही आधे साल तक प्रैक्टिस करता रहा तो मैं पक्का ही 15 साल की एज में एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और फिर हमें फैंग की स्टेटस दिखाई जाती है जिसमें उसकी एज 15 इयर्स और उसका रियल लो रैंक मार्शल आर्टिस्ट पर पहुंच चुका होता है, और बाकी उसकी टेक्निक्स यहाँ पर लिखी हुई होती हैं, जिसे देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। और वो कहने लगता है, मेरी एनर्जी गैदरिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं यहाँ पर स्टार साइन एकेडमी के ज्यादातर लोगों को सरपास कर सकता हूँ। और फिर फैंग मिस मिरर से कहने लगता है, मैं अपने अंदर क्लियरली स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता हूँ, इसीलिए मुझे अब अपनी एडमिरेटी को गेन कर उसे और भी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंचाना होगा ताकि मेरे अंदर और ज्यादा पावर आ सके। तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, लेकिन तुम्हारी एडमिरल्टी सिर्फ एक रैंक 1 की स्किल है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और ज्यादा कल्टीवेशन करना चाहिए और ग्राइंडिंग करनी चाहिए ताकि तुम और ज्यादा एट्रीब्यूट और स्किल्स को गैदर कर पाओ। और अगर देखा जाए तो वैसे भी तुम्हारे पास इस वक्त गोल्ड, विंड और वाटर टैलेंट्स मौजूद है, इसीलिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन बेस को और आगे बढ़ाना चाहिए और एट्रीब्यूट स्किल्स को इकट्ठा करना चाहिए। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, ठीक है, फिर अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो मुझे सीधे जल्दी से एक एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए और उसे अपने प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट कर उससे सारी चीजें ले लेनी चाहिए। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।